आप सबों को जय हिंद। आइए हम लोग आज एक नए टॉपिक को देखते हैं। इसके पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वैसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। आज हम लोग देखते हैं मानव का प्रकृतिकरण क्या है। खास करके टॉपिक इंटरमीडिएट और बीए के क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मानव शुरू से ही एक सामाजिक प्राणी रहा है। साथ ही साथ मानव एक निश्चित वातावरण में निवास करता है। तो आइए ना देर करते हम लोग अपने इस टॉपिक पर आए कि मानव का प्रकृतिकरण क्या है। एक्चुअल में हम लोग जब ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ते हैं तो इसमें एक विचारधारा आती है निश्चयवाद। क्योंकि यह विचारधारा एटजेल महोदय के द्वारा दिया गया था, जिसमें प्रकृति पर काफी जोर दिया गया। प्रकृति सर्वोसर्वा है और मानव उसके सामने तुच्छ है। उसी से संबंधित यह हम लोग का टॉपिक है कि मानव का प्रकृतिकरण, अर्थात मानव का प्रकृति के अनुरूप चलना। क्योंकि मानव कहीं न कहीं प्रकृति से प्रभावित होता है। कहने का मतलब है कि जो जलवायु हम लोग का है, जो वर्षा हम लोग का है, जो हम लोग का स्थलाकृति है, उससे मानव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से प्रभावित होता है। सपोज दैट कि जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं उनका हाइट कम होता है, क्योंकि उनको डेली पर्वत पर चढ़ना है, उतरना है, या डेली ऊंचाई पर चढ़ना है, उसको उतरना है, इसलिए उनका हाइट धीरे धीरे घट जाता है। जो लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनका हाइट, उनकी लंबाई बढ़ी हुई देखी जाती है। जो लोग गर्म वातावरण में रहते हैं, उष्ण वातावरण में रहते हैं, उनका रंग सांवला हो जाता है। जो लोग ठंडे जलवायु में रहते हैं उनका रंग गोरा हो जाता है। जो लोग तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, जो समुद्र को डेली देखते हैं अपने नजरों से, और वे समुद्र पर ही अपनी गतिविधि को संचालित करते हैं, वे मत्स्यन करते हैं या नाव चलाते हैं, और नाव चलाने से उनके बाजू मजबूत हो जाते हैं। जो लोग चढ़ाई चढ़ते हैं उनका शरीर का गठन मजबूत हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ यदि हम लोग कृषि को देखें या उद्योग को देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो जलवायु हम लोग का है और जैसी वर्षा है उसके अनुसार कहीं की कृषि होती है। सपोज दैट जैसे हम लोग का ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं कि जितना भी हम लोग का ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय फसल है, जैसे हम लोग का राइस है, हम लोग का कॉटन है, हम लोग का शुगर केन है, हम लोग का कॉफी है ना, हम लोग का जो है सो उसको क्या बोला जाता है, थोड़ा बहुत हम लोग का चाय है, रबर है। ये सब फसलों की खेती कहाँ होती है? तो उष्ण जलवायु में होती है। हम लोग चाह करके भी इसकी खेती ठंडे क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं। तो कहने मतलब है कि मनुष्य का प्रकृति पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण है। हम लोग प्रकृति को नकार नहीं सकते हैं। दूसरी बात, प्रकृति जलवायु का प्रभाव हमारे खान पान, हमारे वेशभूषा पर भी पड़ता है। उष्ण क्षेत्रों के लोग सादा भोजन करते हैं, उसमें हम लोग गर्मी के समय पतले कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो ठंडी जलवायु में रहते हैं वे लोग ज्यादातर मीट मछली का सेवन करते हैं, वे गर्म कपड़े पहनते हैं, उनके पहनाए ओढ़ाए भी चमड़े से बने होते हैं या ऊन के बने होते हैं। तो कहीं न कहीं दुनिया कोई भी इलाका हो, चाहे हम लोग का पर्वतीय इलाका हो, चाहे हम लोग का मैदानी इलाका हो, या हम लोग का तटीय इलाका हो, हर जगह मानव प्रकृति से प्रभावित है। प्रकृति कहीं न कहीं उसके रोम रोम में बसा हुआ है, उसके अंग अंग में बसा हुआ है, और उसकी साफ झलक मनुष्य के चेहरे पर पड़ती है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि मानव प्रकृति को नकार नहीं सकता है। प्रकृति से ही वह कंट्रोल होता है, प्रकृति से ही वह नियंत्रित होता है। तो इसी विवेचन को हम लोग बोलते हैं, इसी विवेचना को हम लोग बोल सकते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण की मानव प्रकृति के अनुरूप ही अपने सारे कार्य करता है और उससे अलग नहीं है। प्रकृति सुबह से शाम तक अपने अनुसार मनुष्य को चलने को बताती है, इशारा करती है। मान लेते हैं यदि वर्षा हो रही है तो हम लोग का यह मन में होता है कि नहीं, हम लोग बाहर अभी नहीं जाएंगे, हम लोग भीग जाएंगे। बादल गरजती है तो या बिजली चमकती तो हमको नुकसान हो सकता है, जान माल की क्षति हो सकती है। यदि मौसम साफ है, मौसम बहुत सुहाना है, तो हम लोग बाहर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसका पक्ष है
प्रकृति का मानव कर्म, प्रकृति का मानव कर्म, ये जस्ट इसका उल्टा है कि यहाँ पे प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, थोड़ा सा गौण है, और जो हम लोग का मैन है वह क्या है, प्रकृति से थोड़ा सा आगे है। अर्थात यह जो संकल्पना है मानव का, प्रकृति का मानव कर्म, वह संभववाद से प्रेरित है। अर्थात यह भाग्य कर्मवादी है कि यह इसमें काम पर विश्वास किया गया है, और इसमें मानव का प्रकृति कर्म में क्या भाग्य पर विश्वास किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मानव ठंडी जलवायु में रहता है, लेकिन वहां पर ठंडी जलवायु में भी क्या है, कहीं कहीं वो उष्ण फसलों की खेती कर सकता है। कैसे? तो हम लोग प्लास्टिक का घर बनाते हैं, जिसे हम लोग हरित गृह प्रभाव कहते हैं, और उस प्लास्टिक के घर में हम लोग वैसी सब्जी की भी खेती कर सकते हैं, वैसे फसलों की खेती करते हैं जो उष्ण जलवायु में होता है। क्या इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यह कारण है, लॉजिक है कि जो हम लोग का शीशा का जो घर होता है, बना होता है बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में, उसमें सूर्य की लघु तरंगें प्रवेश कर जाती है, और लेकिन जो दीर्घ तरंग जब वहां से रिफ्लेक्ट करती तो बाहर नहीं निकल पाती, और वह जो एक तरह से जो उसका जो घेरा है, शीशा का जो बनावट है, जो रूम है, उसका क्या है, वहां का तापमान बढ़ जाता है, और बढ़े तापमान में हम लोग क्या उष्ण फसलों की भी खेती कर सकते हैं। आदमी जो है सो आज के पर्वतीय क्षेत्रों को सपाट कर वहां रोड्रम बना रहा है, पर्वतों को काट कर मैदान बना रहा है, पर्वतों को काट करके सुरंग बना रहा है, जहाँ पहले आने जाने का साधन नहीं था, जो रिमोट एरिया में लोग थे, जो मुख्य धारा से पिछड़े बिल्कुल कट गए थे, वहां भी मानव आजकल पहुंच बना रहा है। उदाहरण के लिए हम लोग का जम्मू कश्मीर का जो सुदूरतम इलाका है, वहां आजकल ट्रेनें पहुंच गई है। ये क्या कहता है, ये किस ओर इशारा करता है? ये प्रकृति का मानव कर्म की ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं मानव क्या है, प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित कर रहा है, प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है। जिन देशों के पास भूमि की कमी है, वे लोग समुद्र में जैसे एरोड्रम बना रहे हैं। इसका उदाहरण, बेस्ट उदाहरण जापान हम लोग का है कि जापान जैसे क्या है, समुद्र में ही अपना हवाई जहाज को उतारता है, उसका वैसा व्यवस्था किया है। हम लोग अभी देखते हैं कि जो हम लोग का सौर प्लेट की जो संकल्पना आई है, कॉन्सेप्ट जो आया है कि प्लेट से सूर्य का प्रकाश को हम लोग फोटोवोल्टेइक सेल से जो बिजली बनाते हैं, तो मेरे पास यदि जमीन की कमी तो हम लोग समुद्र में उसको बिछा दिए हैं, प्लेट को, सौर प्लेट समुद्र में बिछा हुआ है, और उससे हम लोग बिजली प्राप्त कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि मानव अपने बुद्धि, अपने विवेक से प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित कर रहा है। आजकल मनुष्य कई हजार फीट की ऊंचाई पर भी निवास कर रहा है, जहां पर क्या है, खून जमा देने वाली ठंड है, और उष्ण क्षेत्रों में जहां बहुत गर्मी है, मरुस्थल है, वहां भी आदमी यदि किसी कारण से रहना पड़े तो वहां भी आदमी रह रहा है। कैसे? एयर कंडीशन रूम बना करके रह रहा है, कोई हमको समस्या नहीं है। पहले जो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन था, जो वैसे खाद्य पदार्थ जो बहुत जल्दी खराब होते थे, इसके लिए हमको तुरंत मार्केट चाहिए था, लेकिन अभी के जमाने में क्या है कि वाहनों में ही शीतगृह का निर्माण कर दिया गया है। वाहन कई किलोमीटर, 100,000 किलोमीटर तक क्या है, सामान को ले जाते हैं, और वो सामान खराब नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, शीत युक्त वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब किसका परिणाम? ये सब टेक्नोलॉजी का परिणाम, कि टेक्नोलॉजी के चलते मानव क्या है, प्रकृति पर एक तरह से विजय हासिल कर रहा है। आज हम लोग अंतरिक्ष की सैर कर रहे हैं, कभी हमने सपना में नहीं सोचा था कि हम लोग अंतरिक्ष में पहुंच जाएं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब आदमी क्या है, चांद पर पहुंच चुका है, अब मंगल पर पहुंचने की बारी है, और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में लोग और दूसरे ग्रहों पर ही जा सकते हैं। तो इसका परिणाम क्या है? सब टेक्निक का परिणाम। इसलिए कहा गया कि विज्ञान मनुष्य का दूसरा हाथ है। साइंस इज द सेकंड हैंड ऑफ मैन, विज्ञान मनुष्य का दूसरा हाथ है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आ ही गया होगा, और ये जो टॉपिक है वो खास करके इंटरमीडिएट और कम्युनिकेशन के व्यू से बहुत ही शॉर्ट नोट्स में बहुत मायने रखता है। मैं आशा करता हूँ कि मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि जनसंख्या, ये तो हम लोग जो थॉट का टॉपिक है, इसके बाद मेरा अगला टॉपिक आएगा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, फैमिली प्लानिंग कैसे हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।